स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास में हम प्रेसी राइटिंग हम पढ़ेंगे। और इसकी कम से कम दो क्लास तो होगी ही। एक क्लास आपकी क्वेरी की क्लास होगी, तो जब आप लोग प्रेसी लिखना शुरू करोगे, आप लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का एनकाउंटर करोगे, तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक क्वेरी क्लास भी होगी, मगर वो बहुत बाद में होगी। तो फिलहाल हम लगातार जो होगी वो दो क्लासेस होगी। तो पहली क्लास में हम प्रेसी एक्चुअली होता क्या है वो हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो सेकंड वीडियो क्लास होगी उसमें प्रेसी लिखना कैसे चाहिए वो हमें समझना है। ओके। तो सीएपीएफ एग्जाम में एक ही प्रेसी आती है, 15 मार्क्स की आती है, इंग्लिश में लिखना होता है। और वन कितना वर्ड लिमिट क्या होता है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज। यानी अगर पैसेज में आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है 2016 का प्रेसी नजर आ रहा है। यस मैम। हाँ, तो ये 2016 का प्रेसी है। और अगर आप लोग इसमें देखोगे, हमेशा पैसेज सीएपीएफ के पैसेज में हमेशा लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नजर आएगा, ये रहा 402। तो 402 का अगर 1/3 करोगे तो 134 वर्ड्स में आपको अपनी प्रेसी को लिखनी है। फाइन। तो 134 वर्ड्स है, तो आप 10 वर्ड्स ऊपर 10 वर्ड्स नीचे लिख सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको 134 वर्ड्स ही लिखना है, अंडरस्टूड। 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेसी में कितनी होनी वैसे ही काउंट करनी है। अब प्रेसी होता क्या है? प्रेसी प्रिसाइज वर्ड से आया हुआ है। इसका मतलब होता है समरी करना। तो सिर्फ समरी ही करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है जब आप समरी कर रहे हो तो ओरिजिनल जो पैसेज है, ओरिजिनल पैसेज का कोर एसेंस पकड़ के आपको प्रेसी लिखना है, जिसमें आपका जो मूड है, टोन है ऑथर का, वो रिटेन होना चाहिए। ओके। और आपकी प्रेसी एकदम क्लियर, कंसाइज और लॉजिकल समरी ऑफ द पैसेज होनी चाहिए। ठीक है। यानी ओरिजिनल पैसेज का जो एसेंशियल आइडियाज है वो आपके प्रेसी में नजर आना चाहिए। फाइन। तो कैसे वो आएगा वो हम बाद में देखेंगे, मगर बेसिकली अच्छी प्रेसी ऐसी ही होती है जिसमें आपने ओरिजिनल पैसेज का कोर एसेंस को डिस्क्राइब किया है। अब इफेक्टिव प्रेसी देखो, तो इफेक्टिव प्रेसी का पहला जो फीचर है वो है उसका कोर एसेंस। तो आपको कोर एसेंस को पकड़ के प्रेसी को लिखना है। अगर आपके प्रेसी में पैसेज का कोर एसेंस नहीं दिख रहा है तो आपकी प्रेसी में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके। तो कोर एसेंस कैसे आप निकालोगे उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर अभी फिलहाल आप 2016 का पैसेज देखिए। ये 2016 का पैसेज है। और इसमें कोर एसेंस पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप पैसेज को पढ़ते हो तो आपको देखना होगा कि उस पैसेज में किसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि एक जो वर्ड है 2016 का प्रेसी है, फूल, बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए ये वाले में फूल, यहाँ पर फूल्स है, फिर उसके बाद आप आगे जाओ, यहाँ पर फूल्स है, फिर आप आगे जाओ, इधर पे फूल्स है। कहीं पर मिस हो रहा होगा तो हो रहा होगा, मगर फूल्स फूल्स हर जगह नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये पूरे पैसेज में जो राइटर बात कर रहा है वो फूल्स के बारे में बात कर रहा है। शेख चिल्ली एक बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान था, ठीक है, ये भी फूल है। तो हर जगह आप देखोगे ये रहा। तो आप फिर ना जब पैसेज पढ़ते हो स्टूडेंट, अगर सपोज पैसेज आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एकदम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का पैसेज आया है, तो आप पैसेज का एसेंस कैसे पकड़ोगे? हाई काउंट वर्ड से, कौन से वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए फुलिश साइंटिस्ट, तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, समझ लो वो ही आपका उसी के बारे में वो टॉपिक हो गया वो पैसेज का, और उसी के बारे में राइटर बात कर रहा है। तो आप देखो पूरा पैसेज में फूल्स 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 है। तो ये टॉपिक हो गया पैसेज का। अब एसेंस क्या हुआ? उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या बात कर रहा है वो एसेंस हो गया। तो जो वो क्या बात कर रहा है ना, उसको लेकर आपको पूरा प्रेसी लिखना है। उस कोर एसेंस से आपको डेविएट नहीं होना है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अब जैसे हम लोग है ना, कोई मूवी देखते हैं, ठीक है। मूवी देखकर अगर आपसे कोई बोलता है कि मूवी के बारे में एक लाइन में बताओ, ठीक है। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में कोई मूवी नहीं देखी है, तो सपोज कोई ऐसी कोई मूवी है जिसके बारे में मैं बोलती हूँ एक लाइन में बताओ। अब मुझे बताइए कि किसने मूवी देखी, मैंने अभी हाल फिलहाल में कोई मूवी नहीं देखी है, किसने कोई मूवी देखी है हाल फिलहाल में और जो बोल सकता है? बताइए। ऐसा तो नहीं है भाई किसी ने मूवी नहीं देखी होगी।
कोई भी मूवी मुझे बताओ भाई, हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है? ठीक है, 2 साल पहले कौन सी मूवी देखी थी? अरे भाई कोई भी मूवी मुझे बता दो जो देखी है। इमेजिन। किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, मैंने एक मूवी देखी थी, फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, बहुत खतरनाक मूवी है। तो फाइनल डेस्टिनेशन का मेरे ख्याल से कितना पार्ट होगा मुझे नहीं पता, मैंने शायद, पता नहीं, एक पार्ट तो मुझे याद आ रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि फाइनल डेस्टिनेशन में मूवी किसके बारे में है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं ये बोलूंगी कि जो मेन कैरेक्टर है, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, उसको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे कौन सा एक्सीडेंट होने वाला है। और वो पहले से ही उसको आभास हो जाता है, और फिर वो डर जाता है। और वाकई में, और डर के मारे सबको बताता है, और कोई विश्वास नहीं करता, मगर वाकई में वो एक्सीडेंट कुछ टाइम बाद फिर से वो एक्सीडेंट वो दिखाई देने लगता है कि वो हो रहा है रियल में। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन यानी मैंने एक लाइन में मैंने बता दिया। उस पूरा जो मूवी है 1.5 घंटे का, वो पूरा मूवी को मैंने सिर्फ एक लाइन में यानी 2 सेकंड में मैंने बता दिया ये मूवी किसके बारे में। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मुझे मूवी समझ में आई है, तो वो मूवी के बारे में मैं एक लाइन में बता सकती हूँ ये मूवी किसके बारे में है, क्या है उस मूवी में, एक लाइन में। वैसे ही अगर आपको पैसेज समझ में आया है, तो वो पैसेज के बारे में आप एक लाइन में बता सकते हो वह पैसेज किसके बारे में है। अगर आप एक लाइन में नहीं बता पाए, आप इधर उधर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो बहुत बढ़ा चढ़ा के, इसका मतलब है कि आपको या तो पैसेज नहीं समझ में आया, या तो आपको अपनी बातों को समराइज करने नहीं आता है। ओके, दो ही रीजन हो सकता है। अंडरस्टूड? कृष्णा ने देखी है फाइनल डेस्टिनेशन। एनीवेज, तो ये कोर एसेंस, तो जब भी आप प्रेसी लिखते हो तो उसका कोर एसेंस पकड़ना है। कोर एसेंस कैसे पकड़ोगे? जब पैसेज आप पढ़ोगे, जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल वाला पैसेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि वर्ड्स है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो वर्ड्स की वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक बन जाता है पैसेज का। और उसके बारे में राइटर क्या बता रहा है, एक लाइन में अगर आप बता दोगे ना, तो वो कोर एसेंस बन जाता है, और उसी को पकड़ के आपको पूरी प्रेसी लिखना है, उसे डाइवर्ट नहीं होना है। नेक्स्ट, राइटर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पैसेज पढ़ते हो, तो हो सकता है कि उस पैसेज के बारे में आपका अपना कोई राय हो, उस टॉपिक के बारे, उस पैसेज में जो टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में अपना खुद का कोई ओपिनियन हो। आपने खुद उसको इंटरप्रेट करने का आपका खुद का अपना एंगल हो इंटरप्रिटेशन का। मगर अपना इंटरप्रिटेशन, अपना ओपिनियन, अपना विश, अपना रिमार्क, अपना क्रिटिसिज्म, अपना सजेशन, सब कुछ साइड में रखोगे। आपको प्रेसी में क्या लिखना है? आपको राइटर का ओपिनियन, राइटर का विश, राइटर का रिमार्क, राइटर का क्रिटिसिज्म, राइटर का सजेशन लिखना है। अपना कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में आपको कभी भी राइटर के अगेंस्ट नहीं जाना है, और राइटर और पैसेज के बियॉन्ड भी नहीं जाना है। यानी जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया है, आपको उसी पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया है, यू हैव टू राइट योर आंसर बाय कीपिंग दोज बाय कीपिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज विद इन द पैसेज, नॉट बियॉन्ड द पैसेज। आप पैसेज के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हो। इसीलिए अगर कोई आरसी का आंसर अगर आप सही लिखे हो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग और पैसेज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब वो एक्यूरेट है वो आंसर। इसीलिए आरसी में आपको फुल आउट ऑफ फुल भी मिल सकते हैं, 4 आउट ऑफ 4 एक क्वेश्चन में, चाहे वो 1 लाइन का आंसर हो या 10 लाइन का आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? तो अगर प्रेसी आपकी एक्यूरेट है, इसका मतलब आपने पैसेज से ही इंफॉर्मेशन लिया है। और हमेशा ध्यान रखना, चाहे पैसेज का जो कंटेंट है उससे आप अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है और रिलायबल है। ठीक है, आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे प्रेसी में। और जो यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू राइट द कंटेंट दैट सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। ठीक है, नथिंग बियॉन्ड दैट। कंसाइजनेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोर एसेंस को पकड़ के लिखना है, पैसेज के बियॉन्ड नहीं जाना है, राइटर के अगेंस्ट नहीं जाना है। अब कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? रेपिटेटिव पॉइंट्स।
आपको रिपीट नहीं करना है अपना पॉइंट्स। ओके। क्या होता है, कभी कभी राइटर है ना, अपने एक ही चीज को रीफ्रेज करके, पैराफ्रेज करके एक ही चीज को बार बार बोलता है। राइटर बोल रहा है बार बार, ठीक है, उसको अपने पैसेज को लंबा करना, वो बोल रहा है, मगर प्रेसे लिखते वक्त आप उस आइडियाज को, उस कंटेंट को आप रिपीट नहीं करोगे। जो राइटर एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, आपको उसको एक ही लाइन में लिखना है, आप रेपिटेशन नहीं करोगे, चाहे राइटर कितनी बार भी करे। जैसे ये 2016 का प्रेसी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो प्रेसी है, इसमें एक ही चीज राइटर बार बार बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, चूज टू इग्नोर द एडवाइस ऑफ पासर बाय। फिर आप देखो, दे नेवर यूज देयर ओन इंटेलिजेंस, दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, एनिमीज ऑफ थिंकिंग। देखो, एनिमीज ऑफ थिंकिंग, नेवर यूज देयर ओन इंटेलिजेंस, बात एक है या नहीं है? एक ही है। अगर वो एनिमी है अपने थिंकिंग का, या अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करता है, तो इसका तो मतलब ही है कि एक ही चीज है, वो बेवकूफ है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। तो आप इसको रिपीट मत करो, राइटर रिपीट कर रहा है। अब देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, आई मीन जो फूल्स होते हैं कितने बड़े बेवकूफ होते हैं, कि वो अपने इंटेलिजेंस को कभी डाउट भी नहीं करते, उनको लगता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो राइटर एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, मगर आपको रिपीट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज है कंसाइजनेस में, एक चीज है रिपीट नहीं करना है, दूसरी चीज अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देना है। अब ये 2016 का ही प्रेसी मैं ले रही हूँ। अननेसेसरी डिटेल्स क्या होता है? अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राइटर जो है पूरे पैसेज में फूल्स के बारे में बता रहा है, और फूल्स के बारे में क्या बता रहा है? कि वो लोग बेवकूफ होते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं होता है, उन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, यही सारा बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें अननेसेसरी चीज क्या आ जाएगी? अब देखिए, अननेसेसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज अननेसेसरी है। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देयर गोज अ सेइंग दैट इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये लाइन अननेसेसरी है, मैंने अभी एक ही लाइन निकाला है, वो अननेसेसरी लाइन है कि क्या, दूध जब उबल गया तो उसमें रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही सोचो। ऐसे भी चाहे कुछ भी हो, ये लाइन एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो अननेसेसरी चीज है ना, उसको आप नहीं लिखोगे। और भी अननेसेसरी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, डॉन क्विक्सोट, ठीक है, चलो ये लिख दो तो लिख दो, मगर इक्वली फेमस इन द वेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई आपको लाइंस मिलेंगे। अब जैसे ये वाला, फूल्स हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय लिटरेचर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब कोई बता सकता है? कोई मुझे इसका मतलब बताओ। फूल्स हैव मैम बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय लिटरेचर। मैम मतलब फूल को लिटरेचर में मेंशन करके उसको इमोर्टलाइज कर दिया गया है। इमॉर्टलाइज का मतलब मतलब आजीवन उसको अमर कर दिया गया, अमर कर दिया गया, हाँ। राइट। तो अब मुझे बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये कि फूल्स को अमर कर दिया गया है? नॉट इम्पॉर्टेंट। मगर स्टूडेंट्स फिर भी ये लाइन लिखेंगे, उनको लगता है बड़ा भारी भरकम लाइन है, चलो लिख दो। नहीं, इसको भी नहीं लिखोगे आप लोग। तो बहुत सारे आपको ना पैसेज में आप जब पढ़ोगे ना, तो जब हमें पता चलता है ये पैसेज फूल्स के बारे में है, फूल्स के नेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर ये तो राइटर क्या, ये क्या कर रहा है? ये सटायर है, व्यंग कस रहा है कि लिटरेचर में फूल्स को अमर कर दिया गया है, क्योंकि इस पे स्टोरीज इतनी सारी, शेख चिल्ली पे कितनी स्टोरीज है ना। तो फूल्स को अमर कर दिया गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके। प्रेसी आपको कितना कम शब्दों में लिखना है, इसको इसने 400 शब्दों में लिखा है, तो इसने इस तरह से व्यंग भी कसा है, मगर हमें नहीं करना ये सब काम। ओके।
ठीक है। अब उसके बाद तो ये कंसाइजनेस में अननेसेसरी डिटेल्स को मत रखना, रेपिटेटिव आइडियाज को मत रखना। ओके। तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो आपका कोर एसेंस है, उससे लाइंस, ऐसी लाइंस जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, उसको तो आप इंक्लूड करोगे अपने प्रेसी में। और जो मार्जिनली कनेक्टेड है या एकदम भी कनेक्टेड नहीं है, पूरा का पूरा डिसकनेक्टेड है, उसको पूरा का पूरा यू विल लीव दोज इंफॉर्मेशन। ओके। क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आपका कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा, तब क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी किस में? लैंग्वेज में और कंटेंट में। मैं हमेशा कहती हूँ, आप सिंपल लैंग्वेज लिखो। स- बहुत भारी भरकम इंग्लिश नहीं लिखने की जरूरत है। कोई कोई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं कोई फैंसीफुल वर्ड लिखूंगा, है ना, भारी भरकम शब्द लिखूंगा, एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। नहीं इम्प्रेस होते हैं। जो समझदार होंगे ना, वो नहीं इम्प्रेस होते। ये सब शोर शराबा से नहीं इम्प्रेस होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जो मकसद है, वो मकसद क्या है? आपको प्रेसी का कोर एसेंस पकड़ के, पैसेज का कोर एसेंस पकड़ के प्रेसी लिखना है, ये मकसद है। अब इसके अलावा आप शोर शराबा करोगे तो वो तो मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है। तो वो सब काम नहीं करना है। कंटेंट और लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। लैंग्वेज में क्लैरिटी कब होगी? जब आप सिंपल वर्ड्स लिखोगे, सिंपल सेंटेंसेस लिखोगे, तब क्लैरिटी आएगी। दूसरा, जब आपको पता रहेगा मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप पुट करना है। क्लैरिटी कब आती है? जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं फ्रेम करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करो। शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो समझ में आएगा एग्जामिनर को क्या लिखा है। मुझे नहीं, ये नहीं समझ में आता है, आप कॉमा पुट कर कर करके सेंटेंस को लंबा कर देते हो। भाई, कॉमा का जगह फुल स्टॉप नहीं पुट कर सकते हो? है ना? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, पंचुएशन मिस्टेक, कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो। अब मैं जब बोल रही ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, तो अगर करना है तो कर लो। क्योंकि देखिए, इंग्लिश हमारे लिए तो फॉरेन लैंग्वेज है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, मगर ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जिससे क्लैरिटी हैम्पर हो। क्लैरिटी रहे। अब मैं अगर बोलती हूँ, मैं कैसे बोलूंगी, मैं पढ़ा रही हूँ, ओके, ये सही हिंदी है। अगर मैं बोलती हूँ हम पढ़ा रहा है, तो वो गलत इंग्लिश, आई सॉरी, गलत हिंदी हो गई। मगर फिर भी समझ में तो आया ना मैंने क्या बोला, राइट? तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भी रही है मगर क्लैरिटी है, तो आपका प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट में कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। कि हाँ, ग्रामर मिस्टेक है उसके वजह से मार्क्स कभी नहीं कटते हैं। ग्रामर में ग्रामर की मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे। और ग्रामर मिस्टेक इतनी जबरदस्त है कि क्लैरिटी ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा बंदे ने क्या लिखा है, तो फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड? क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट थिंग। फिर फैंसीफुल वर्ड्स, डेकोरेटिव वर्ड्स, ये सब मत यूज करो प्रेसी में। ठीक है। और प्रेसी का एक एक लाइन जो है ना, एसेंस को कन्वे करना चाहिए। एक एक लाइन। रेपिटेटिव आइडियाज, इररेलेवेंट चीज, ये सब मत लिखो अपने प्रेसी में। अंडरस्टूड? अब हम कोहेरेंस की बात करते हैं। प्रेसी है ना, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है कि प्रेसी में जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, जैसे, इट मीन्स दैट कंटेंट फॉर द प्रेसी मस्ट बी लॉजिकली ऑर्डर्ड फॉर बिल्डिंग द लॉजिकल ऑर्डर। है ना? तो अब देखिए, कोहेरेंस, इस सेंटेंस में कोहेरेंस है कैसे है? ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? इट मीन्स दैट कंटेंट ऑफ द प्रेसी मस्ट बी लॉजिकली ऑर्डर्ड फॉर बिल्डिंग द लॉजिकल ऑर्डर, यानी लॉजिकली ऑर्डर्ड इधर है। फिर इस सेंटेंस को कनेक्ट कैसे किया? फॉर बिल्डिंग द लॉजिकल ऑर्डर। तो कोहेरेंस का मतलब होता है, जो सेंटेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अंडरस्टूड? तब लगता है कि ये लॉजिकली ऑर्डर्ड है। ठीक है। ये चीज समझ में आई? अच्छा। अब एक और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये वाला प्रेसी देखो, ये 2017 का प्रेसी है, जहां तक मुझे लगता है सैटेलाइट का प्रेसी है। ठीक है। इसका मैं है ना आपको, एक सेकंड, मैं ये प्रेसी को मैं निकाल रही हूँ, 2017 वाला वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसी। तो
एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि प्रेसी में जो पैसेज में जो पैराग्राफ होता है, तो जो पैराग्राफ का ऑर्डर है, क्या उसी पैराग्राफ के ऑर्डर के हिसाब से ही हमें प्रेसी लिखनी है? इन द सेंस, फर्स्ट ऑर्डर में जो आया है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो आया है, वो ही हमें अपने प्रेसी में वो ही फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है? सेकंड पैराग्राफ में आया है, वो ही हमें सेकंड पैराग्राफ में लिखना है? ऐसा है क्या? ये स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है। तो अब देखिए, ये भी हम रिजॉल्व करते हैं। कोहेरेंस कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये नजर आ रहा है 2017 का प्रेसी? अब देखिए, अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, और ये फोर्थ पैराग्राफ है। अब स्टूडेंट्स की क्वेरी क्या होती है? मैम, जब हम प्रेसी लिखते हैं तो पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को समराइज कर देंगे, ठीक है? फिर हम सेकंड पैरा को समराइज करेंगे, फिर हम थर्ड पैरा को समराइज करेंगे, और फिर हम फोर्थ पैरा को समराइज करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं। और उनको ये लगता है स्टूडेंट्स को कि जिस तरह से पैराग्राफ का ऑर्डर है पैसेज में, वो ही ऑर्डर हमें मेंटेन करना है अपने प्रेसी में। कहने का मतलब, फर्स्ट पैराग्राफ जो है तो वो ही हमारा प्रेसी में भी होना चाहिए, सेकेंड पैराग्राफ वो ही हमारा प्रेसी में होना चाहिए। हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, ओके? अगर स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों की जो प्रेसी है उसमें कोहेरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब, वो लॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब ये पैसेज लॉजिकली ऑर्डर्ड पैसेज नहीं है। कैसे नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। ये पैसेज का शुरुआत जो इन्होंने किया है, वो किया है कि सैटेलाइट लॉन्च होता है, रॉकेट ट्रैवल करता है, राइट स्पीड राइट डायरेक्शन में, रेडियो सिग्नल्स जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स आते हैं, रॉकेट ट्रैवल करता है, फिर कैलकुलेट करता है मशीन, कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है, रॉकेट ट्रैवल करता है, करेक्शन नीडेड, रेडियो सिग्नल सेंड करेक्शन टू द रॉकेट। ये सब बात हो रही है, ओके? फिर उसके बाद अचानक फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स। आप समझे, लॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं है ये पैराग्राफ। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, देखिए। ये स्टूडेंट ने प्रेसी लिखा था, फाइन। अब इसने कैसे लिखा, देखिए, लॉजिकली ऑर्डर्ड। उसने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, फर्स्ट पैराग्राफ उसने देखा तो ठीक है, मगर उसने क्या किया, शुरुआत उसने की, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग। राइटिंग बहुत पुअर है इसकी, कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था इसको पढ़ना। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स लिख दिया, और फुल स्टॉप नहीं पुट किया है, वो मुझे पुट करना पड़ेगा, देख लीजिए। फिर उसके बाद जब इसने लिखा फर्स्ट लाइन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, तो हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, आप भी और मैं भी, कि अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, इसका मतलब है अब ये यूसेज बताएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे कैसे यूज होता है, राइट? मगर उसने ये नहीं बताया। उसने क्या किया, अच्छा, उसने ये बताया है, बाय सेंडिंग देम थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसने यूसेज बताया है, फाइन, ओके। मगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स बोलने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये सब बताने शुरू कर देंगे। ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट द रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन राइट डायरेक्शन एग्जैक्टली एट द राइट से रेडियो सिग्नल्स ऑटोमेटिक, ये सब बताना शुरू कर देते हैं। तो हम, तब इसका मतलब कोहेरेंस नहीं है। अगर इसने बताया, इसने गलत नहीं किया, इसने बताया है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, फिर उसने उसका यूसेज बताना शुरू कर दिया। मगर कुछ स्टूडेंट्स यूसेज ना बता के फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करने लगते हैं, इसके बारे में, तो गलत हो जाता है, ओके? तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज को ले रहे हो, किसी आइडिया को ले रहे हैं, तो उस आइडिया को ही कंटिन्यू करो। अगर आप उस आइडिया को कंटिन्यू नहीं करके उसको ब्रेक करके कुछ और बताने लग जाते हो, तो इसका मतलब दैट प्रेसी लैक्स कोहेरेंस, ओके? वो पूरा कनेक्टेड कंटेंट नहीं लगता है, स्कैटर्ड कंटेंट लगता है। यही चीज मैं एस्से में भी बोलती हूँ। एस्से में अगर आप कोई आइडिया लिए हो
तो उस आइडिया को पूरा इलैबोरेट करके, पूरा कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाओ, नेक्स्ट आइडिया में जाओ। ऐसा नहीं कि उसको बोलने के बोलते बोलते कुछ और आइडिया उसमें इंसर्ट कर दे, वो काम नहीं करना है आप लोगों को। फाइन। Coherence also mean logically connecting the various ideas of the content with one another. तो कनेक्ट करने के लिए आप as, because ये सब यूज कर सकते हो। तो लिंकिंग वर्ड्स अगर रहेगा तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा एक आइडिया से दूसरे आइडिया में। ओके। और प्रेसी आपकी वेल कनेक्टेड लगेगी और कोहेरेंट लगेगी। फाइन। अब देखिए, ये है एक स्टूडेंट का, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। अब देखिए इसने क्या किया है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो इसने किया है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्स मेनी थिंग, राइट डायरेक्शन विथ राइट स्पीड, रेडियो सिग्नल कनेक्टेड विथ फास्ट कम्युनिकेशन अदर्स टू मेक श्योर द सैटेलाइट इज गोइंग करेक्टली। फिर अचानक से आ गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज यूज फॉर मेनी थिंग्स, फॉर वेरियस पर्पसेस। कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। तो कनेक्शन के लिए आप लोगों को कोई वर्ड यूज करना चाहिए जिससे दोनों सेंटेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्टेड दिखे। यहां पर वो बोल रहा है कि सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है और अचानक से इसका यूसेज बताने लग गया। ओके। तो ये गलत हो गया है। फाइन। अब हम आते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स ओन वर्ड्स, अगर आप प्रेसी का इंस्ट्रक्शन देखिए, अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। इसका मतलब है, यहां पर इंस्ट्रक्शन है कि जितना हो सके अपने शब्दों में लिखे। मगर इसका मतलब इसने ये नहीं बोला है कि आपको अपने ही शब्दों में लिखना है, ये मैंडेटरी नहीं है। हो सके तो अपने शब्दों में लिखो, राइट। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में स्टूडेंट्स लिखते हैं तो बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत अच्छा खासा रिस्क है इसमें। क्योंकि स्टूडेंट्स अपने शब्दों में लिखते हैं तो राइटर के ओपिनियन के कभी कभी अगेंस्ट चले जाते हैं, पैसेज के बियॉन्ड चले जाते हैं, तो उसमें तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं अगर अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो इसीलिए है मेरा सजेशन यही है कि आप आराम से पैसेज से सेंटेंसेस को लिफ्ट करो, मगर लिफ्टेड सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करो, जैसे कि हम आरसी में कर रहे हैं। अननेसेसरी डिटेल्स, ऑर्नामेंटल वर्ड्स, ये सब सारा हटा दो। ओके। अब उसके बाद ड्राफ्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हर किसी को यही कहती हूँ और हर साल कहती हूँ, एंटायर ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर में अ, सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन है वो है प्रेसी का। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन प्रेसी का है। लीस्ट स्कोरिंग सेक्शन प्रेसी। तो प्रेसी में ना इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। 15 मार्क्स का प्रेसी आता है। और मैं अगर प्रेसी को मैं मार्किंग करती हूँ तो मैं ज्यादा से, अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा प्रेसी, बहुत बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं 10 दूंगी। और 10 बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैं 10 देती हूँ, वरना मैं 8, 9 ऐसे देती हूँ। 10 से ऊपर मैंने आज तक किसी भी प्रेसी में नहीं दिया, कभी नहीं दिया है। ठीक है। तो एक्चुअली प्रेसी स्कोरिंग होता ही नहीं है। मैं क्या, मुझे नहीं लगता कोई फैकल्टी प्रेसी में 15 आउट ऑफ 15 देगा। 14 भी नहीं दे सकता, 13 भी नहीं, 12 भी नहीं, नहीं दे सकता है। तो लीस्ट स्कोरिंग है। टाइम कंज्यूमिंग, प्रेसी बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि प्रेसी लिखने के पहले आप लोग सीधे देखिए, आप लोगों को प्रेसी शीट में प्रेसी लिखनी होगी। ये प्रेसी शीट आप लोगों को मिलती है, इसमें लिखनी होगी। और जो भी समझदार होंगे कैंडिडेट, जो पढ़ कर एग्जाम देने गए हैं, उनको अच्छे से पता है कि पैसेज पढ़ के डायरेक्ट मैं बॉक्स में नहीं लिख सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट बॉक्स में लिखोगे, आपसे गलतियां होंगी। और अगर गलतियां होंगी तो आप बॉक्स में, अगर गलतियां होंगी तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही वर्ड होता है और बॉक्स छोटा होता है और पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है वो वर्ड। मुश्किल है। तो जो समझदार कैंडिडेट होंगे, पढ़ लिख के गए हैं, प्रिपरेशन करके गए, उनको पता है कि डायरेक्ट प्रेसी शीट में नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले प्रेसी का ड्राफ्ट तैयार करना होगा। और ड्राफ्ट कहाँ पे तैयार करोगे? ये है रफ वर्क, जो आपको
यूपीएससी प्रोवाइड करता है। ये जो आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिला है, उसमें लास्ट में आपको स्पेस फॉर रफ वर्क मिलता है। यहाँ पर आप रफ वर्क करोगे, और रफ वर्क करने के बाद रफ वर्क क्या करोगे, प्रेसी का पहले ड्राफ्ट तैयार करोगे। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करोगे, उसके बाद फिर उस ड्राफ्ट को देख देख कर प्रेसी शीट में लिखोगे। और जब आपका पूरा प्रेसी शीट में आप लिख लोगे, तो जो ड्राफ्ट लिखा है ना, उसको आपको कैंसिल करना है, ऐसे स्ट्राइक ऑफ करना है डायगोनली। ओके, कभी नहीं भूलना कि इस तरह से स्ट्राइक ऑफ करना है, कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप स्ट्राइक ऑफ नहीं करोगे, इसका मतलब आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, और जो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए हिडन पेनाल्टी है, आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ओके, तो ब्लैंक पेज उसको स्ट्राइक ऑफ करना है, अ, मतलब रफ पेज उसको स्ट्राइक ऑफ करना है। पार्ट ऑफ द पेज यहाँ पर आपने कुछ कुछ लिखा, और फिर ये वाला पार्ट खाली है, पार्ट ऑफ द पेज को स्ट्राइक ऑफ करना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन में लिखा है, और साथ साथ ये भी लिखा है, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, और ड्राफ्ट तैयार करने में आपकी जो प्रेसी शीट में जब आप लिखोगे ना, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है मिस्टेक करने का वो कम हो जाएगा। और ड्राफ्ट जब आप लिखोगे तो उसमें आप नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करोगे, और उस हिसाब से आप जब प्रेसी शीट में लिखोगे रिड्यूस करोगे या इंक्रीज करोगे नंबर वर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद जब सारा खत्म हो जाएगा, स्ट्राइक आउट द रफ ड्राफ्ट डायगनली आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जो वर्ड लिमिट है वो आपको 1/3 में लिखना है, मगर 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है। और ध्यान रखना, अगर आप वर्ड लिमिट से एक्सीड हो गए तब भी मार्क्स कटेंगे, और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको मैक्सिमाइज करना आता है, आपको मिनिमाइज नहीं करना आता है। ओके, लोग है ना, आजकल का जो ट्रेंड जो चला हुआ है ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, उसमें ना चीजों को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, छोटी से छोटी चीजों को मॉडिफाई करके बढ़ा चढ़ा के बोलना। मगर ये ट्रेंड चला हुआ है, और हम लोग सब हैबिचुएटेड हो गए हैं, क्योंकि हमें बढ़ा चढ़ा के जो चीज बोली गई है, स्पाइसी बनाई गई है, वही चीज हमें अच्छी लगती है। जो प्लेन सिंपल फैक्ट एकदम वो ड्राई सा लगता है। ओके, मगर प्रेसी में और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या है ना, कि आपको ड्राई चीज ही लिखनी है, जो पैसेज में लिखा है वो ही चीज आपको मेंशन करनी है, और बढ़ा चढ़ा कर नहीं, एकदम एक्यूरेटली एज इट इज आपको मेंशन करना है। अंडरस्टूड? तो जो ट्रेंड चला है उसके थोड़े अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, अच्छा खासा अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप वर्ड लिमिट से एक्सीड होते हो, इसका मतलब आपने इररेलेवेंट डिटेल्स को इंक्लूड कर दिया अपने प्रेसी में। और अगर वर्ड लिमिट से आपने कम लिखा, शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट है ना, इफ यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि आपने नेसेसरी डिटेल्स को आपने स्किप कर दिया, आपने नहीं लिखा है। और प्रेसी जो है बहुत टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि आपको रफ ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, वो अलग टाइम लेता है। उस ड्राफ्ट को तैयार करने के पहले आपको प्रेसी को पढ़ना पड़ेगा, वो अलग टाइम लेता है। फिर तीसरा स्टेप है, आपको प्रेसी शीट में लिखना पड़ेगा। तो मिनिमम 30 मिनट्स लगता ही लगता है, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पैसेज। जब स्टूडेंट प्रेसी लिखते हैं तो कहते हैं मैम 1.5 घंटा लग जाता है। सोचिए, शुरुआत जब करते हैं 1.5 घंटा, तो लगता है ये टाइम। फिर वो 1.5 घंटा विद प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, वो 1.5 घंटा मिनिमाइज होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है, और फिर धीरे धीरे 30 मिनट्स में आ जाते हैं। ओके, मैंने बहुत प्रेसी लिखी है, तो मुझे टाइम नहीं लगता है। मैं, हाँ, मगर मुझे ड्राफ्ट, अगर मुझे प्रेसी शीट में लिखनी है तो मुझे खुद भी ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग को ड्राफ्ट भी तैयार करना है, और फिर पढ़ना भी है, और फिर प्रेसी शीट में भी लिखना है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग मुझे प्रेसी शीट में ही दोगे। ठीक है, आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस कि ये वाला जो प्रेसी शीट आपको दिख रहा है, जो स्पेसिमेन कॉपी है, ये वाले प्रेसी शीट में आप दे सकते हो, पहला तो ये। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने प्रेसी शीट प्रोवाइड की है, टास्क वाले ग्रुप में जाना, फाइल में जाना, आपको प्रेसी शीट दिखेगी, आप वो प्रेसी शीट में लिख सकते हो। आपके पास तीसरा चॉइस भी है, आप खुद से बॉक्सेस तैयार कर सकते हो। मगर जब भी आप खुद से बॉक्स तैयार करो, तो आपका जो बॉक्स का जो एरिया होगा, वो ये वाला एरिया होना चाहिए। मैंने जो प्रेसी शीट प्रोवाइड की है, उसमें जो बॉक्स का एरिया है वो थोड़ा सा इससे छोटा है, हल्का सा छोटा है, माइन्यूटली। ओके,
मगर अगर आप इसमें अगर आप लिखोगे ना, अगर प्रेसी शीट में लिखोगे और ये वाला आपने चूज किया कि मैं इसमें लिखूंगा, या आपने खुद से प्रेसी शीट बनाई और इतना ही एरिया रखा बॉक्स का, तो फायदा क्या होगा? आप लोगों को आदत पड़ जाएगी अपने वर्ड्स को एडजस्ट करने में इस बॉक्स से। अगर आपने बहुत छोटा बॉक्स ले लिया, बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया, तो आप लोग को वैसी ही आदत पड़ेगी। और फिर जब आप फाइनली जब आप प्रेसी शीट में लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप देखोगे अरे मुझे तो वर्ड्स को श्रिंक करना पड़ रहा है, अरे मुझे वर्ड्स को तो बढ़ाना पड़ रहा है ना? फिर ये दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आप या तो मेरी प्रेसी शीट लो या तो ये वाला प्रेसी शीट लो। अपने से बनाते हो तो बॉक्सेस का एरिया यही होना चाहिए। छोटे छोटे बॉक्सेस मत बनाओ कि मुझे पेज बचाना है, ऐसे एक स्टूडेंट ने किया था। उसको तो पेज बचाना था, उसने तो वैसे ही किया, मगर मुझे तो चेक करना है ना, मेरी तो हालत खराब हो रही है चेक करने में, मुझे स्क्रीन में चेक करना होता है। ओके, तो कोई भी मुझे ऐसे नहीं देगा जैसे कि इसने दिया है, इस तरह से तो कोई भी मुझे नहीं देगा, मैं नहीं चेक करूंगी। ओके, तो ये स्टूडेंट सीएपीएफ का नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है, तो उसका तो कोई और एग्जाम होगा, इसलिए उसने इस तरह से दिया है। फाइन। अब एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये जो प्रेसी है वो टाइम कंज्यूमिंग है, मोस्ट डिफिकल्ट है, लीस्ट स्कोरिंग है। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको पेपर 2 का एग्जाम देने जाते हो, मैं हमेशा स्ट्रिक्टली एडवाइस करती हूँ, प्रेसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, पूरा फ्री माइंड से। कभी भी शुरुआत में प्रेसी को नहीं अटेम्प्ट करोगे। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, निखिल, यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा था। अभी मुझे पता नहीं, मैं उसके टच में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता अभी वो क्या कर रहा है। मगर वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, और प्रेसी बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा। उसको हमेशा मैं बोलती थी आप प्रेसी बहुत अच्छा लिखते हो, और मगर फिर भी आप प्रेसी अच्छा लिखते हो, मगर फिर भी एग्जाम में प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, शुरुआत में नहीं करोगे। उसने मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया। उसको लगा कि उसका प्रेसी स्ट्रेंथ है, वो शुरुआत में अटेम्प्ट करेगा। प्रेसी शायद स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो स्टूडेंट, मगर फिर भी वो मार्क्स नहीं फेच कर सकता है। आप सोचोगे मुझे 15 आउट ऑफ 15 आ जाएगा, तो नहीं आता है प्रेसी में। 10 से ज्यादा क्या देगा एग्जामिनर, कितना भी अच्छा लिख लो। उसने शुरुआत में प्रेसी अटेम्प्ट कर ली, और प्रेसी वो बहुत डिफिकल्ट था। मार्च, एक प्रेसी था ना 2020 का या 21 का प्रेसी था, मार्च मंथ पर था वो प्रेसी, है ना, नेचर बेस्ड प्रेसी था, बहुत डिफिकल्ट प्रेसी था। बोला मैम मेरा तो ना 1 घंटा उसी में चला गया, प्रेसी में ही। और वो मेरा लास्ट बात था उससे, उसने एग्जाम देकर आया, बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैंने प्रेसी शुरुआत में अटेम्प्ट कर ली, मेरा पूरा 1 घंटा प्रेसी में चला गया, मैं नर्वस हो गया, मैंने बाकी कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया। आप समझे? इसीलिए मेरे इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लो। मैं जो अपना इंस्ट्रक्शन देती हूँ वो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है, और वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। प्रेसी चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो, आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना। और अगर बाई चांस, वैसे छूटनी नहीं चाहिए, बाई चांस प्रेसी आपकी छूट भी गई, तो कोई गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोशिश करो टाइम मैनेज इस तरह से करो कि प्रेसी आपकी छूटे ना। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेसी राइटिंग, अभी ये नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए ये करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है प्रेसी का। इनफैक्ट प्रेसी का क्या, एकदम शुरुआत से सबसे पहले एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। फिर आपको जब क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है, वो पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के बाद फॉलो करना जरूरी है। नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बच्चे ने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए। एक इंस्ट्रक्शन होता है प्रेसी का, आप देख लो, यहाँ पर, ठीक है, डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन लिखा हुआ है ना। मगर नहीं, हमें नहीं फॉलो करना है, क्योंकि मुझे मार्क्स, अच्छे अच्छे मार्क्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आगे कुछ भी लिखेंगे यहां तक, कोई बात नहीं, सिर्फ वाई तो गया है ना, कोई बात नहीं। ई का छोटा सा तो गया है, क्यों गया है इधर, इतना सा भी क्यों गया है, नहीं जाना चाहिए था।
अंडरस्टूड? तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब प्रेसी का जो इंस्ट्रक्शन है ना स्टूडेंट्स, वो चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला देखो, यूपीएससी जो सिविल्स में जो प्रेसी आती है ना, उसका इंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छे से चेंज होता है, पूरा यू टर्न ले लेता है, इतना गजब का इंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं वो लोग। मगर सीएपीएफ वाले उतना इंस्ट्रक्शन नहीं चेंज करते हैं, मगर फिर भी इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। अटेम्प्ट द प्रेसिंग ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, वन थर्ड। डू नॉट सजेस्ट ए टाइटल। अब देखिए, उन्होंने बोला डू नॉट सजेस्ट ए टाइटल, फाइन, मगर आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, टाइटल के लिए एक स्पेस भी दिया हुआ है। क्या जरूरत है टाइटल का स्पेस देने के लिए? और स्पेस भी दे रहा है, बाद में बोल रहा है कि डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। यानी एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको जो टेम्पटेशन दिया गया है, टाइटल का स्पेस दिया गया है, उसमें आप कितना टेम्पटेशन की वजह से आप कितना ज्यादा, इट इज टेम्पटिंग, द स्पेस फॉर द टाइटल इज गिवन एंड द इंस्ट्रक्शन इज डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। मगर फिर भी अगर टाइटल यू आर सजेस्टिंग, इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यू आर नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। और एग्जामिनर को मौका मिल गया, आपको ट्रैप कर दिया, आप ट्रैप हो गए, आपका मार्क्स उसने खींच लिया। समझे? तो इसीलिए प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ो। डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, राइट as far as possible in your own words, प्रेसी मस्ट बी written only in the प्रेसी फॉर्मेट गिवन below। तो ठीक है, प्रेसी फॉर्मेट में आप लोग लिखोगे। फिर attempt the प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, और कभी कभी बोल देता सजेस्ट अ टाइटल, तो फिर टाइटल भी सजेस्ट करना है। ठीक है, टाइटल जब सजेस्ट करोगे तो कोशिश करना 5 शब्दों से लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइटल रखोगे। राइट्स एज फार एज पॉसिबल इन ओवर, स्टेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर। देखना, इसने एक नया इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड कर दिया है कि आंसर के एंड में नंबर ऑफ वर्ड्स को स्टेट करना है। ओके, राइट द प्रेसी ऑन द सेपरेट शीट। सेपरेट शीट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले 2011-12 में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में प्रेसी शीट नहीं इंक्लूड होती थी, प्रेसी शीट अलग से आती थी जो आप लोगों को इन्विजिलेटर देता था, और उसमें आपको लिखना होता था। तो इसीलिए इसमें लिखा राइट द प्रेसी ऑन द सेपरेट शीट प्रोवाइडेड एंड फास्टन देम टू आंसर बुक। अंडरस्टूड? अब उसके बाद आप यहाँ पे, एक तो ये वाला इंस्ट्रक्शन है जो आप प्रेसी का पढ़ोगे, फाइन। अब उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो। स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मगर आपको पढ़ना है। राइट वन वर्ड इन ईच डिवीजन। एक एक वर्ड आपको, एक डिवीजन, ये बॉक्स है उसको डिवीजन कहते हैं। 5 वर्ड्स इन ईच लाइन, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स इन ईच लाइन। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे, जैसे यूजुअल में पंचुएट करते हैं वैसे पंचुएट करना, वो मैं आपको सिखा दूंगी। डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ, और बोला कि पैराग्राफ में डिवाइड करो इफ नेसेसरी, यदि आपको लगता है कि जरूरी है तभी पैराग्राफ में डिवाइड करो, यानी मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि पैराग्राफ में मत डिवाइड करो। ओके, क्योंकि पहले पैसेज जो ना बहुत बड़े बड़े आते थे, 600 वर्ड्स के आते थे, और सिविल्स में आप देखोगे तो पैसेज है ना 700 वर्ड्स के भी आ जाते हैं, 800 वर्ड्स के भी आ जाते हैं। मगर अभी का जो आप ट्रेंड देख रहे हो, पैसेज बहुत छोटे छोटे आते हैं, 300 वर्ड्स के, 400 वर्ड्स के पैसेज आते हैं। तो इसमें क्या पैरा में डिवाइड करोगे? कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा, मैं क्यों मना करती हूँ पैराग्राफ में डिवाइड करने? अगर सपोज आप पैराग्राफ में डिवाइड, अगर आप पैराग्राफ में डिवाइड कर देते तो होता क्या है, अगर सपोज नहीं करते तो कितना अच्छा है, आप लगातार लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, और आपका पैसे यहाँ पे खत्म हो गया, आपको पता चल जाएगा 110 वर्ड्स में खत्म हुआ है। मगर यदि पैराग्राफ में डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये पूरा लाइन छोड़ना होगा, एक लाइन पूरा छोड़ दी, और फिर यहां से आप लिखना शुरू करोगे। यानी जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर इन द प्रेसी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको -5 करना पड़ेगा। ओके, डिपेंड करता है कितना पैराग्राफ में आप डिवाइड किए हो, 3 पैराग्राफ में तो फिर -5 -5 -5 15 करना पड़ेगा, राइट? तो है ना, कम से कम 1 सेकंड तो वेस्ट होगा ना, कम से कम। तो वाई वेस्टिंग, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्यों वेस्ट करना? मत लिखो, मत करो पैराग्राफ में चेंज, कोई जरूरत नहीं है पैराग्राफ में चेंज करना। ओके, मगर अगर आप पैराग्राफ में चेंज भी करते हो ना, और
सही तरीके से चेंज करते हो, कहने का मतलब जहां तहां मन किया चेंज कर दिए वैसे नहीं, सही तरीके से चेंज करते हो तो उससे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ओके, ना मैं काटूंगी ना कोई एग्जामिनर काटेगा, ये भी चीज याद रखना। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको सेंस भी होना चाहिए कि कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। दूसरी चीज, पैराग्राफ चेंज करने के लिए एक नुकसान ये होगा कि आपका 1-2 सेकंड वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स का लाइन छोड़ा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। You may make a rough copy first if you so wish on the rough pages in the answer book। यानी यूपीएससी वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि रफ कॉपी बनाओ, बना सकते हो अगर तुम चाहो तो। देखिए कितना क्लेवर है ना, अगर तुम चाहो तो। जबकि सबको पता है कि प्रेसी शीट में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें रफ वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, और रफ पेजेस दिया हुआ आंसर बुक में उसमें करना है। तो रफ प्रेसी यानी ड्राफ्ट प्रेसी का तैयार करना मैंडेटरी है। यहां पर यूपीएससी ने मैंडेटरी नहीं बोला है, मगर देखिए क्या लिखा है, इफ यू सो विश, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, मैंडेटरी है स्टूडेंट्स, करना ही पड़ेगा। ओके, द रफ वर्क शुड बी स्कोर्ड थ्रू। स्कोर्ड थ्रू का मतलब इस तरह से आपको डायगनली कैंसिल करना पड़ेगा बिफोर यू हैंड ओवर योर आंसर बुक। अंडरस्टूड, ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में, चाहे वो प्रेसी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे एसे हो, रिपोर्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, आई और यू नहीं लिखना है। आई लिखोगे तो आप खुद आ गए, आप कहाँ से आ गए, यू लिखोगे तो एग्जामिनर आ गया, वो कहाँ से आ गया। मगर आप वी लिख सकते हो, ओके, अगर जनरल मास को इंडिकेट करना है तो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी प्रेसी में डायरेक्ट स्पीच में मत लिखना। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ही सेड, ही हैज डन हिज ड्यूटीज, ये डायरेक्ट स्पीच आ गया, डबल कोट्स आ गया, कभी भी मत लिखना। ओके, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ही सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटीज। कभी भी प्रेसी में मिस्टर और मिसेस नहीं लिखोगे, ये सब अननेसेसरी वर्ड्स है जो आपके देखिए आपको एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको अपनी प्रेसी लिखनी है, उसमें भी आप मिस्टर और मिसेस लिख दोगे तो कैसे काम चलेगा। पैसेज में जरूर लिखा है मिस्टर और मिसेस, मगर आप मत लिखना। इतना सेंस होना चाहिए, मैं क्यों अननेसेसरी अपने वर्ड्स को वेस्ट करूं मिस्टर और मिसेस लिखकर। पैसेज का टेंस नहीं चेंज करोगे, वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोला मैंने, क्वेश्चन का टेंस आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। हालांकि आप लोग नई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मेरा काम है बोलना, तो मैं बोल रही हूँ, पैसेज का टेंस और प्रेसी का टेंस सेम होना चाहिए। कोई कोटेशन यूज नहीं करना, कोई ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस यूज नहीं करना। अब जैसे ये 2016 का है, ऑर्नामेंटल सेंटेंस है, फूल्स हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय लिटरेचर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये नहीं यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे लोन सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है, लोन सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब बताइए कोई भी, एनीबडी। मैम मानवता का आखिरी रखवाला। हाँ हाँ, मानवता का आखिरी नहीं, मानवता का ओनली रखवाला। लोन का मतलब ओनली। ठीक है, अब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अब जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड समैरिटन्स, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब और देखिए, और भी बहुत कुछ है, ये सब ऑर्नामेंटल वर्ड्स काफी है। We all know how people like Hitler brought the world to the brink of destruction through their disastrous leadership। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताए मुझे, कोई भी। We all know how people like Hitler brought the world to the brink of destruction through their disastrous leadership। क्या है मतलब इसका। एनीबडी ट्राई, गलत भी ट्राई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ट्राई तो करो। मैम यही कि हिटलर कैसे बर्बादी की ओर लेके चला गया अपनी घटिया लीडरशिप के चलते। करेक्ट करेक्ट। अब स्टूडेंट्स यही चीज लिखना है ना, अब उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं,
हिटलर ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड थ्रू हिज लीडरशिप, या डिजास्टर्स लिखना तो लिख दो, थ्रू हिज डिजास्टर्स लीडरशिप, बस। मगर स्टूडेंट्स फिर भी अपना वर्ड्स को वेस्ट करेंगे। ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ब्रिंक क्या होता है वो मैं बता दूं, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ये जो चीज है ना, इसको ब्रिंक कहते हैं, इसको ब्रिंक भी कहते हैं, इसको ब्रिम भी कहते हैं, इसको एज भी कहते हैं, ठीक है। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, एज ब्रिम ब्रिंक ये कहते हैं। तो पूरा 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 डिस्ट्रक्शन तक पहुंचा दिया। तो ऑलमोस्ट ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, सिंपल सा ये लिख दो। क्यों इतना भारी भरकम शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, ओके। तो ये सब भारी भरकम शब्द नहीं लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और कभी भी, चाहे ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, प्रेसी हो, उसमें कभी भी क्वेश्चन फॉर्म में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में कभी भी सेंटेंस मत लिखो, ओके। आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। आप, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है स्टेट क्वेश्चन फॉर्म में लिखने की, मत लिखा करो, किसी में भी नहीं। टाइटल मत सजेस्ट करो जब तक इंस्ट्रक्शन में बोला ना जाए। अगर टाइटल सजेस्ट करते हो तो शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, 5 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ पर टाइटल सजेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग फुल नेम ऑफ एनीबॉडी और एनीथिंग द बिगनिंग। देखिए, शुरू अगर सपोज कोई पर्सन का नाम आता है, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम आप शुरुआत में पूरा फुल नेम लिखो, यदि पैसेज में फुल नेम है तो। मगर उसके बाद आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो यदि पैसेज में यूज किया गया है तो, ओके। शुरुआत में कभी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना पहले। चाहे आप एस्से भी लिख रहे हो, सपोज एस्से लिख रहे हो, हम्म, तो डीपीडीपी एक्ट पता है आप लोगों को? किसको पता है डीपीडीपी एक्ट क्या होता है? किसको पता है डीपीडीपी एक्ट? ठीक है, नहीं पता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। आप लोग देखना ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। डाटा प्रोटेक्शन। डिजिटल डिजिटल प्रोटेक्शन, आगे आप लोग देख लेना। तो जब आप लोग ये डीपीडीपी एक्ट लिखोगे तो शुरुआत में आप लोग डीपीडीपी एक्ट का पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, ओके। फिर उसका एब्रीवेटेड फॉर्म आप लोग बाद में यूज करना। अंडरस्टूड माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रही, ये ऐसे में भी ऐसे ही करना है आप लोगों को। शुरुआत में आप लोग, अब जैसे WHO है, WHO बहुत कॉमन है, इसको आप कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज बोलोगे, हमेशा WHO। अब UNO है, उसको जरूरत नहीं, यूनाइटेड नेशन, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये बहुत, मतलब आपको सबको पता है, ठीक है, UNO से ही सब जानते हैं। मगर मैम तो हम्म, मैम वो डीपीडीटी लिखने से पहले जो एब्रिविएटेड फॉर्म एक बार फिर से साथ में अटैच लिखेंगे ना, मतलब हाँ, डिजिटल करेक्ट डेटा करेक्ट करेक्ट। आपको क्या करना है, पहले इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो लिखोगे, और उसके बगल में ऐसे ब्रैकेट में डीपीडीपी एक्ट लिख दोगे, ओके। फिर बाद में एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर डीपीडीपी एक्ट लिखोगे, इससे वर्ड्स वेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। एनीवेज, फिर प्रेसी में अपना वर्ड्स को, कितना आपने वर्ड्स लिखा है वो आप लास्ट में लिखना है, जैसे ये है ना। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर, सपोज आपका प्रेसी खत्म होता है तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो ब्रैकेट में आप लिख दोगे। 140 वर्ड्स एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना। कोई कोई लिखता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मत टाइम वेस्ट करो स्टूडेंट्स, मत टाइम वेस्ट करो, ओके। और अजीब बात क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, यूपीएससी किस तरह से ट्रैप करता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को लगता है कि जितना पेज यूपीएससी दिया है, जितना ब्लैंक शीट दिया है, मुझे वो सारा ब्लैंक शीट को फिल करना है, ऐसा फील होता है स्टूडेंट्स को, ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको वो ब्लैंक पेजेस को फिल नहीं करना है। आपको जो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको जो वर्ड्स में आपको रेस्ट्रिक्ट किया है ना यूपीएससी, उसी वर्ड्स में लिखना है, 300 वर्ड्स में ही लिखना है। आपका ये मकसद नहीं है कि पूरे पेजेस को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर
ये बोल रहा है 1/3 में लिखने के लिए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें है 381। अगर 381 को आप 1/3 करोगे तो 127 वर्ड्स आएगा, ओके। अब यूपीएससी कैसे ट्रैप कर रहा है, अब देखिए 127 वर्ड्स है ना, मगर आपको कितने बॉक्सेस दिए, यानी 127 बॉक्सेस होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 130 बॉक्सेस होने चाहिए, मगर यूपीएससी वालों ने आपको 160 बॉक्सेस दिया है। अब आपको लगेगा नहीं मुझे पूरा 160 बॉक्सेस को फिल करना है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब ट्रैप करने का तरीका है, ओके। और यूपीएससी एसेस कर आप कितने समझदार हो, कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, ये सब तरीका है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे ना पूरा 160 का पूरा 160 बॉक्सेस फिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट में आ जाते हैं। डू नॉट इंक्लूड दोज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर प्रेसी दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो वही आरसी का है, वही प्रेसी का है, जो वो एक ऐसे का है, वही रिपोर्ट का है, वही आर्गुमेंट का है। क्या है? आंसर व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है वो ही आंसर करो, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत आंसर करो। वैसे पैसेज में जो दिया है ना, बस उसी में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। डू नॉट गो बियॉन्ड द पैसेज, डू नॉट राइट बियॉन्ड द पैसेज, डू नॉट थिंक बियॉन्ड द पैसेज, ठीक है। चाहे राइटर के ओपिनियन से अग्री हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आपको प्रेसी में तो आपको यही दिखाना है कि आप राइटर के ओपिनियन से अग्री हो रहे हो और राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही आपने प्रेसी लिखी है। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन अपने पास ही रखना, राइटर के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, ओके। अब लास्ट जो सेक्शन है इसमें आज के वीडियो क्लास में, वो है कि कैसे प्रेसी शीट में लिखा जाता है, ओके। पहली चीज, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो पैसेज, जो बॉक्स है, सारे बॉक्स काउंट होंगे, चाहे उस बॉक्स में वर्ड्स है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, सपोज आपने पैरा चेंज किया, पैरा चेंज करने के लिए आपने ये पूरा लाइन छोड़ दिया, सपोज ये लाइन पूरा छोड़ दिया, तो यहां तक लिखा आपने, फिर यहां से लिखना शुरू किया, तो जो लाइन छोड़ा है, जो बॉक्सेस छोड़े, वो कभी काउंट नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। जिस बॉक्स में आपके वर्ड्स हैं वो ही काउंट होंगे, इसके अलावा नहीं काउंट होंगे, अंडरस्टूड। only those boxes are counted in which text are written। और हर एक बॉक्स सिर्फ एक ही शब्द लेगा, ओके। तो कोई कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आर्टिकल्स भी एक बॉक्स लेगा, तो यस, आर्टिकल भी एक बॉक्स लेगा, प्रेपोजिशन भी एक बॉक्स लेगा, कंजंक्शन भी एक बॉक्स लेगा, सेपरेट बॉक्स लेता है। आप मत सोचना एक ही लेटर का है तो लेगा कि नहीं लेगा, बॉक्स लेगा, जरूर बॉक्स लेगा ये, ठीक है। फिर डू नॉट चेंज द पैराग्राफ, देखिए मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ पैराग्राफ मत चेंज करो, ओके। मगर आप लोग अगर चेंज करोगे और आप लोग को पता है कि कहाँ चेंज करना है, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। मगर अननेसेसरी पैराग्राफ चेंज करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपको आता ही नहीं है पैरा चेंज करना, पैरा चेंज करने के लिए भी आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। फिर प्रेसी शीट में कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ऐसे बुलेट्स में लिखते हैं ना, कभी नहीं लिखना है। और डू नॉट पुट एनी वर्ड्स इन द ब्रैकेट वाइल राइटिंग द प्रेसी शीट। अगर प्रेसी शीट में लिख रहे हो तो ऐसे ब्रैकेट में मत लिख देना, या ऐसे भी ब्रैकेट में मत लिख देना, कभी मत लिखना, कुछ भी ब्रैकेट में नहीं लिखना है। ब्रैकेट वाला हटा दो, स्किप कर दो, क्या जरूरत है लिखने का, ओके। नेक्स्ट, while there is no guideline mentioned regarding the use of whitener correction fluid, देखिए यूपीएससी ने कहीं पे भी इंस्ट्रक्ट नहीं किया है कि आप लोग व्हाइटनर या करेक्शन फ्लूइड यूज कर सकते हो, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मगर मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में व्हाइटनर लेकर जाना, सिर्फ प्रेसी शीट के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम बॉक्स में लिख देते हैं, बाद में पता चलता है ये गलत लिखा है, फिर उसको हम कट्टम कुट्टी ये सब करते हैं, फिर हम उसमें मतलब स्ट्राइक ऑफ करके और फिर हम उसमें दूसरा लिखते हैं, तो बड़ा मेसी सा अनटाइडी सा लुक आता है। तो इसीलिए व्हाइटनर को यूज करके उसके ऊपर फिर लिख दो। तो और ये नहीं कि आप जेनरस यूज करो, है ना, व्हाइटनर को जेनरसली पूरे आंसर स्क्रिप्ट में यूज करो, नहीं, सिर्फ प्रेसी के लिए मैं बोलती हूँ। वो भी कोशिश करो नहीं यूज करने के लिए, मगर कहीं पे ऐसा हो जाता है तो यूज करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, ओके। अब देखिए
अब मैं ये टेबल पे आती हूँ, ये प्रेसी बॉक्स है। ओके, यहाँ पर ये वाला डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, इस मार्जिन में नहीं लिखना है। आर्टिकल हो, कंजंक्शन हो, प्रेपोजिशन हो, ये अपना सेपरेट बॉक्स लेगा। पंचुएशन जो है, अब कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पंचुएशन भी अलग बॉक्स में लिखते हैं, फुल स्टॉप। मैंने प्रेसिशिएट इवेलुएट किया हुआ है। नहीं स्टूडेंट्स, पंचुएशन अलग बॉक्स नहीं लेता है। ओके, पंचुएशन जिस वर्ड के साथ जो पंचुएशन आ रहा है, अब आप उसी में वो पंचुएशन लिखोगे उसी वर्ड के साथ। ओके, और वो एक ही बॉक्स लेगा, देखिए। और कोशिश करो जो आप लिख रहे हो ना वो सेंटर में हो तो सुंदर दिखता है। ओके, ऐसे साइड में लिख रहे हो, ऐसे घुचपुच घुचपुच ऐसे कंजेस्टेड वे में लिख रहे हो तो बड़ा अनटाइडी सा लुक आता है। मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं आपको ऐसा प्रेसी शीट इवेलुएट करने के लिए दूंगी ना जिसमें बड़ा कंजेस्टेड है, ऊपर नीचे लिखा है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सेंटर में नहीं है टेक्स्ट, तो आपको खुद भी मजा नहीं आएगा इवेलुएट करने में। ओके, एग्जामिनर को तो थोड़ा तो आप ये सब छोटी छोटी चीजें आप करोगे तो एग्जाम में इम्प्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट है, दो वर्ड्स को एक बॉक्स में स्क्वीज नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्शन करते हो, जैसे डोंट क्या है, डू नॉट, तो अगर डू नॉट लिखोगे तो डू यहाँ आएगा और नॉट इधर आएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो एक ही शब्द, एक ही बॉक्स में ये शब्द आ जाएंगे। हाइफिनेटेड वर्ड है, ये एक ही बॉक्स में आएगा। नंबर्स है तो 199 नहीं लिखोगे, ऐसे ही आएगा। एब्रीवेशन है, ऐसे ही आएगा। अब एक ही बंदे का नाम है मगर उसका उस नाम में भी तीन वर्ड्स है तो अलग अलग आएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो अभी यहां तक हमने प्रेसी ये देख ली है। अब मुझे बताओ इसमें कोई आप लोगों को क्वेरी है तो आप हमसे पूछो, कोई भी क्वेरी है तो, एनी क्वेरी। अब ये वाला प्रेसी आप देख रहे हो, ये एक बच्चे का प्रेसी है, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो इसको, जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ये आपको मैं कल के वीडियो क्लास में भी आप लोगों को ये वाला दिखाऊंगी पेज। जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो तो वाकई में मत करो कैपिटल लेटर की मिस्टेक। देखो इसने किया है, ठीक है। फिर सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो देखिए अब मैं इस प्रेसी को पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू गांधी, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ एंड पर्सनल कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल। रिलीजन अपना अपना एक लाइफ का वे है। ओके, देयरफॉर, देखो इसने देयरफॉर लिखा, इस सेंटेंस से कनेक्ट किया है। देयरफॉर पर्सन मस्ट हैव टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर चॉइस, अदर्स चॉइस होगा, ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, तो सबका अपना अपना जिंदगी जीने का जरिया है, सबका अपना अपना रिलीजन है, तो सबको दूसरे दूसरे रिलीजन के लिए टॉलरेंस और रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी भी दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और टॉलरेट करते हैं अपने लाइफ में। हो गया ना? अब देखो कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। गांधी जी वॉज बोर्न इन द हिंदू फैमिली। अरे, यहां पर आप रिलीजन का मतलब बता रहे हो, गांधी जी रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन को, ये सब बता रहे हो, अचानक गांधी जी वॉज बोर्न इन हिंदू फैमिली, पूरा का पूरा डिस्कनेक्टेड। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहां पर डिस्कनेक्टेड लिख दिया है। अब देखिए, अब ये वाला देखिए, ही बिलीव्ड, ही कौन है? गांधी जी। अगर ये वाला सेंटेंस लिखता कि गांधी जी ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड टॉलरेट ड्यूरिंग हिज लाइफ, और फिर ये सेंटेंस लिखता इसके बाद, हिज लाइफ के बाद, ही बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजन आर डिफरेंट वेज ऑफ एप्रीहेंडिंग ट्रुथ, तब तो सही होता। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ही स्टडीड गीता रामायण, ही स्टडी लिखा है, स्टडीड होगा, गीता रामायण बाइबल कुरान। ठीक है, फिर फुल स्टॉप, गांधी बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स आर गुड एज वेल एज बैड। गॉट इट? तो ये जो इसने बीच में ये चीज डाल दिया ना, ये डिस्कनेक्टेड हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कोई चीज बता रहे, यहाँ पर रिलीजन का मतलब बता रहे हो तो फिर रिलीजन का मतलब जो बता रहे हो उसको बता बता के कंप्लीट करो। अचानक से गांधी जी वॉज बोर्न इन हिंदू फैमिली लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं थी। ओके, अगर इसको लिखना था तो आपको कनेक्ट करके लिखना था, जो कि इसने नहीं किया। तो कैसे प्रेसी लिखी जाती है हम ये कल पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स पूछ लीजिए, एनी क्वेरी। मैम वो अलग अलग लोगों का जो मेंशन होता है नाम या फिर एग्जांपल होता है, जैसे कि वो फूल वाले में था ना, डोंकी होट या फिर शेख चिली,
हम्म। तो जितना भी मान लीजिए एक ही स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट नहीं यूज होता है, तो वो सब सबका नाम यूज करना पड़ेगा ना, कि दिस हैज बीन सेड बाय दिस आर द पीपल, मतलब वही लोगों का नाम लिख देंगे एक ही साथ, या फिर सबको लिख के जस्टिफाई करना होगा कि ये क्या कहा, ये क्या कहा। देखिए, जो आप फूल्स वाला जो पैसेज है ना, जो आप देख रहे हो, आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। आप समझे? इसमें एग्जाम्पल किसका दिया है? अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हिटलर का एग्जाम्पल है। फूल्स, फूल्स के बारे में बता रहा है, कैसे कैसे फूल्स होते हैं। शेक्सपियर टाइप के फूल होते हैं, डॉन क्विक्सोट टाइप के फूल होते हैं, हिटलर टाइप के फूल होते हैं, साइंटिस्ट टाइप के फूल होते हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका खुद का सेंस आपको बताएगा कि मेरा जो ये जो पैसेज का जो एसेंस है, इसमें ये नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। कहीं कहीं पे जरूरत ही नहीं होता है और कहीं कहीं पे जरूरत होता है। तो वो आपका खुद का मतलब वो पैसेज पर डिपेंड करता है, उसके कोर एसेंस पर डिपेंड करता है, और आपने किस एंगल से उसको इंटरप्रेट किया है उस पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं जरूरत नहीं होता है, कहीं कहीं जरूरत होता है। अच्छा। ओके। अब आप लोगों को क्या करना है? दो काम। 2016 का पैसेज आपको पढ़ना है और 2017 का पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ लोगे, उसके बाद दो काम करना है। आप लोग को लिखना नहीं है प्रेसी। पहला काम करोगे, टॉपिक पहचानोगे। 2016 2017 का पैसेज पढ़ के मुझे सबसे पहले टॉपिक बताओगे। ठीक है? सेकंड काम करना है, एक लाइन में मुझे उस टॉपिक के बारे में बताना है, कि उस टॉपिक के बारे में एक लाइन में बताना है कि राइटर क्या कह रहा है। ठीक है? तीसरा काम करना है, आपको इसमें कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स आपको दिख रहा है, अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी लाइंस, आप वो हटाओगे। और कौन कौन सा हटाओगे वो आप मुझे बताओगे। मैं एक और पैसेज ले लेती हूँ। ओके, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे। फाइन। एक पैसेज मैं और ले लेती हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज